हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ एमसीक्यू टाइप सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ये चैप्टर एसी से है और दीज आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज नॉट ओम। ऑब्वियसली यहाँ इसका आंसर है कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड में होता है। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, ये सभी इन सभी का यूनिट जो है वो ओम है। सो सी इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे की तरफ चलते हैं। पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी। तो ये जो 220 वोल्ट एसी लिखा गया है ये बेसिकली आरएमएस वोल्टेज है और पीक वैल्यू का फॉर्मूला रहता है पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स ई आर एम एस। ओके, सो ये आ जाएगा अपने पास √2 मल्टीप्लाइड बाय 220 जो कि है ऑप्शन डी में। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। ऑब्वियसली एक ही इसमें आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो है R/L। ये जो बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं RC, L/R, √LC, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम के बराबर है। तो मैं R/L को चेक कर लेता हूँ। देखिए, मुझे R/L को चेक करना है। सबसे पहले तो मुझे L के लिए रिलेशन देखना है। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू Li इज वन रिलेशन जहाँ हम फ्लक्स को लिंक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के साथ। तो एज वी नो दैट अगर मैं स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को टी से डिवाइड कर लेता हूँ तो फाई अपॉन टी वी नो दैट डी फाई बाई डी टी इज बेसिकली ई एम एफ। सो इट इज़ ई इज इक्वल टू Li अपॉन टी रिलेशन बन जाएगा। एंड ई वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आर। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो अपना आर और एल है ये आपस में रिलेट हो जाएंगे। सो आई से आई कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, सो इट इज़ लाइक R/L जो है वो बन रहा है। एल को नीचे कर दीजिए, इट इज सिंपली 1/T। तो R/L का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो 1/T बन रहा है और वी कैन से दैट T-1 बन रहा है और ऑब्वियसली L/R का फिर T बन जाएगा। तो L/R का तो T है, इसका भी T है, इसका भी T है, लेकिन इसका जो है इसका है 1/T या वी कैन से दैट T इनवर्स। तो हमसे यही पूछा था किसका टाइम का नहीं है, तो R/L यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब होता है XC और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc और वी कैन से दैट 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। ये XC का रिलेशन है। XC कैन बी रिटन एज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो हमें वेरिएशन पूछ रहे हैं XC का फ्रीक्वेंसी के साथ, रिएक्टेंस XC का फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ इस तरह से रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। सो लाइक वेन एवर इट बेसिकली वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी XC विल डिक्रीज, दे हैव अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप रिलेशन। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टूडेंट्स। विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी XC विल फॉल हैविंग दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप रिलेशन। सो ये ऑप्शन डी बन गया चौथे का आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस L एंड C इन सीरीज इज। ओके, सो सीरीज सर्किट है और आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। देखिए बेसिकली आपको VL और VC के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर में जो है स्टूडेंट्स वोल्टेज लीड करता है करंट को, वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। और अगर VC की बात करते तो यहाँ वोल्टेज लैग करता है बाय 90। तो यहाँ इट इज़ लैगिंग बाय 90 और ये लीडिंग द करंट बाय 90। तो बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस बन गया वो बन गया 180 डिग्री का। लाइक दैट वाज द फेजर डायग्राम फॉर LCR सर्किट। अगर आपने देखा है दैट इज़ VL एंड दैट इज़ VC एंड दैट इज़ VR एंड दैट इज़ लेट सपोज द रिजल्टेंट वोल्टेज। सो हियर VL एंड VC के बीच में जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। तो पांचवें का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी देयर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, कॉइल की बात की जा रही है, मतलब लाइक दिस इज कॉइल, ये इस तरह से कॉइल होगी अपनी इंडक्टर। फॉर डायरेक्ट करंट इज 10 ओम। अगर डायरेक्ट करंट के लिए उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। व्हेन AC इज सेंट थ्रू द सेम कॉइल इट्स रेजिस्टेंस वुड बी। देखिए ये कॉइल है और जब आप इस पर DC लगा रहे हैं तो बेसिकली ये सिंपली रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 10 ओम का। लेकिन जब इसको AC सोर्स से जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर ये कॉइल रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको इंडक्टेंस भी ऑफर करेगा, R के साथ साथ वो L भी ऑफर करेगा, मतलब XL भी ऑफर करेगा। तो वहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस है
वो बढ़ जाएगी। ओके, सो इट इज़, ये बन जाएगा सिंपली एक LR सर्किट जहाँ पर जो इम्पिडेंस है वो आ जाएगी, एंड दैट इज़ सिंपली XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो जब आपने उसमें से डायरेक्ट करंट भेजा, उसकी रेजिस्टेंस थी 10 ओम, क्योंकि वो सिंपली रेजिस्टेंस ही ऑफर कर रही थी। जब उसमें से AC भेजा गया तो रेजिस्टेंस के साथ साथ वो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको ऑफर कर रहा है, XL आपको ऑफर कर रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 10 ओम। सो ग्रेटर देन 10 ओम इज द आंसर बिकॉज ऑफ द उसमें जो XL है वो भी अपीयर कर गया। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज E इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी ओवर द टाइम इंटरवल T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। एवरेज वैल्यू पूछी जाती है। वी नो दैट जब भी हम AC की एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो फॉर अ फुल साइकिल उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो हमें ये देखना है कि ये जो टाइम इंटरवल है ये यहाँ पर क्या है। देखिए T इज इक्वल टू 0 और ये वोल्टेज है साइन ओमेगा टी। सो T 0 पर वोल्टेज 0 रहेगा। पाई बाय ओमेगा कौन सा टाइम है, वी हैव टू लुक इनटू दैट। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं ओमेगा को जो है लिख सकता हूँ 2 पाई बाय कैपिटल T। तो मैं ओमेगा की जगह जैसे ही 2 पाई बाय कैपिटल T रखूँगा वो T ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे T का वैल्यू मिल जाएगा, इट इज़ T बाय 2। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो T 0 का मतलब T 0 है और T पाई बाय ओमेगा का मतलब है T बाय 2। तो ये हुआ बेसिकली आपका इस तरह से, ये 0 हुआ और ये हुआ आपका T बाय 2। ओके, सो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। सो फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल जो एवरेज वैल्यू रहता है दैट इज 2 बाय पाई ई नॉट। सो दैट इज 2 बाय पाई इंटू ई नॉट, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर दिस टाइम इंटरवल। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बन रहा है T0 से लेकर के T बाय 2 तक। सो C जो है 7वें क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू 0.5 साइन 314t। साइन 314 इज बेसिकली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ओमेगा है वो 314 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पूछा जा रहा है। सो ओमेगा इज बेसिकली 314 in this question and we know that omega जो रहता है ओमेगा is 2 pi into frequency। okay, so 2 pi into frequency is the omega। so यहाँ से मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 314 के सामने। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, इट इज़ 3.14। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज़ बेसिकली 100 बाय 2 और ये आ जाएगा 50 के बराबर। सो 50 हर्ट्स इज़ द आंसर। ऑप्शन सी जो है 8th का सही आंसर है। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। Q फैक्टर मींस क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय। सो क्वालिटी फैक्टर जो है स्टूडेंट्स, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r रूट L बाय C। 1/r रूट L बाय C, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का ज़्यादा वैल्यू होने का मतलब होता है सर्किट इज मोर सेलेक्टिव। हायर द क्वालिटी फैक्टर सर्किट इज मोर सेलेक्टिव मीन रेजोनेंस जो है वो सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पर ही होगा। सो रेजोनेंस के आसपास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही आपको रेजोनेंस मिलेगा। हायर द Q फैक्टर सेलेक्टिव इज योर सर्किट। सो उसका फॉर्मूला रहता है Q फैक्टर निकालने का 1/r रूट L बाय C। सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन में 1/r तो है लेकिन ये उल्टा है एंड कोई भी रिलेशन जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिस इज द रिलेशन देयर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हमसे पूछा जा रहा है। पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से। अगर आप सिंपली इम्पिडेंस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हो तो ये हाइपोटेन्यूज Z है, दिस इज फाई फेज एंगल, और बेस जो है रेजिस्टेंस है, और ये XL माइनस XC है परपेंडिकुलर। cos फाई पूछा जा रहा है, cos फाई बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज R और H इज Z। सो R by Z means option A, cos phi is R by Z, that is known as the power factor। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर
सो बेसिकली ट्रांसफार्मर चेंज करता है एसी वोल्टेज को, अप करता है, डाउन करता है, स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। सो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यूज्ड फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेजेस। तो डी जो है इसका सही आंसर है। 12 पे चलते हैं। ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। सो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू, सो ये एप्लीकेबल होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, दैट इज एप्लीकेबल टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं 13 की तरफ। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, बैटरी वर्ड से सीधा सीधा हमारा मतलब है कि ये कोई डीसी सोर्स है। इट इज़ अ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद टर्न्स रेशियो एन एस अपॉन एन पी का वैल्यू 10 है। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वुड बी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 0, बिकॉज दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ डीसी सोर्स। सो ट्रांसफार्मर के लिए हमें चाहिए एसी सोर्स। ओके, प्राइमरी कॉइल में हमें पुट करना है, देना है एसी सोर्स। ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क फॉर डीसी सोर्सेज। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। यू कनेक्ट अ डीसी सोर्स देयर, ट्रांसफार्मर वर्क फॉर द एसी सोर्स इज देयर। तो 13 का आंसर है ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी, ये सही स्टेटमेंट है। कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये भी जो है सही स्टेटमेंट है। ट्रांसफार्मर कैन प्रोड्यूस एसी पावर, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस नहीं कर सकता एसी पावर। ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है वो चेंज करता है एसी वोल्टेज को, चेंज करता है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट जो है उतनी अमाउंट से, उतनी ही रेशो में डिक्रीज कर जाता है। तो डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और जो सी है वो गलत स्टेटमेंट है। ट्रांसफार्मर कैन प्रोड्यूस एसी पावर, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सी इज द आंसर। सो सी जो है इसके लिए सही आंसर है क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट गलत है लेकिन आंसर सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। एलआर सर्किट है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, मतलब जो एक्सएल है वो आर के बराबर है। और एन ई एम एफ इज इक्वल टू नॉट कॉस ओमेगा टी इज अप्लाइड टू द सर्किट, द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो पावर का जो रिलेशन है दैट इज ई वी आई वी कॉस फाई, ठीक है। सर्किट बट हमारा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो लाइक एल आर सर्किट है और जिसमें एक्सएल जो है आर के बराबर है। सो विल पुट लाइक दैट इट इज़ ई वी। और वी नो दैट कि हम जो लाइक करंट है, करंट को हम लिख सकते हैं ई वी अपॉन जेड। ओके, दिस कैन बी द रिलेशन, करंट कैन बी रिटन एज ई वी अपॉन जेड, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो है वो ई वी स्क्वायर की टर्म्स में, इसलिए मैंने आई वी को ई वी अपॉन जेड लिख लिया। बात है हमारी कॉस फाई की। जो कॉस फाई होता है दैट इज योर पावर फैक्टर, कॉस फाई इज आर बाय जेड। ओके, कॉस फाई आर बाय जेड के बराबर होता है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस फाई की जगह स्टूडेंट्स आर अपॉन जेड। देन वी विल सॉल्व दैट। ओके, हम z को निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो अभी पावर हमारा बन गया ई वी स्क्वेयर आर अपॉन जेड स्क्वेयर। इम्पिडेंस निकाल लेते हैं। इम्पिडेंस का फॉर्मूला रहता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, बट यहाँ जो है वो सी तो नहीं है। सो इट इज सिंपली एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्सएल है वो आर के ही बराबर है। सो इट इज़ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 2r स्क्वायर। सो जिसको हम लिख सकते हैं आर रूट 2। तो z की वैल्यू हमें मिल गई है आर रूट 2। तो यहाँ पुट करेंगे ई वी स्क्वायर आर अपॉन इट इज़ जेड स्क्वायर। सो जेड की वैल्यू है आर रूट 2, उसका हमें करना है स्टूडेंट्स स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है सॉल्व करने पर। इट इज़ ई वी स्क्वायर, इट इज़ आर स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। इट इज सिंपली ई वी स्क्वायर आर एंड इट इज इंटू 2। सो ई वी स्क्वायर अपॉन 2r, ई वी स्क्वायर अपॉन 2r इज द आंसर, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस फाई, फाई का अगर पता ना हो तो या तो फाई सिंपली पावर फैक्टर के फॉर्मूले से निकाल लीजिए, टेन फाई से निकाल लीजिए, इम्पिडेंस ट्राइंगल से आप फाई को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस आर एक्सएल जो भी वैल्यूज रहती हैं, इसका इस्तेमाल करके जेड का यूज करके फाई निकाला जा सकता है। सो दिस इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर फॉर 15th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 160 वोल्ट 100 वॉट बल्ब है, ये इसके स्पेसिफिकेशन है और इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 50 हर्ट्स एसी सोर्स। तो हमें जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारी वो ERMS जो दे के रखा है वो दे के रखा है 100 वोल्ट।
द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। सो यहाँ कोई ऐसा स्पेशल वो मेंशन नहीं किया गया है कि ये कोई इंडक्टर यहाँ लगाया है, बेसिकली बल्ब का ही इंडक्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा वोल्टेज रहने वाला है, जो ई आर एम एस रहने वाला है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू ई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर, बल्ब हैविंग सम रेजिस्टेंस, क्योंकि बोला गया है 160 वोल्ट 100 वाट, सो दैट इज बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, प्लस दिस इज रिटन एज ई एल का स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ओके, इंडक्टेंस के अक्रॉस, या बिकॉज बल्ब का ही इंडक्टेंस होगा, सो दैट इज ई एल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से ई एल स्क्वायर निकालना है, जिसे जनरली आप वी एल भी लिखते हो, जो मैंने यहाँ ई एल लिख दिया है। तो अपने पास आप स्क्वेयरिंग करोगे, सो यू आर लेफ्ट विद, तो आपका बच्चा आएगा ई एल का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर माइनस ई आर का स्क्वायर, और वी कैन से दैट ई एल इज सिंपली इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज कैन बी रिटन एज ई आर एम एस स्क्वायर माइनस ई वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमने अप्लाई करके रखा है कनेक्टेड टू जो सोर्स के साथ जोड़ा है वो 100 है, तो इधर मैं लिखूंगा सिंपली 100 का स्क्वायर माइनस उसमें से जो बल्ब है उसकी स्पेसिफिकेशन है 60 वोल्ट ऑब्वियसली, तो उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो 60 रहने वाली है। सो ई आर इज बेसिकली 60 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 10,000 माइनस 6,636, सो इट इज़ 3600। सो यहाँ पर हम 100 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 100 अंदर बचेगा माइनस 36 जो कि बचेगा 64। तो ये सॉल्व करने पर अपने पास आ रहा है 6400, जिसे कि मैं 80 लिख सकता हूँ। सो 80 इज़ द वोल्टेज दैट इज़ अक्रॉस द इंडक्टर। सो दिस इज द आंसर। 16 के लिए जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो आगे चलते हैं 17th की तरफ। AC वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सोर्स का फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड V फिक्स है, कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटेंस C एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R, जिसका इंडक्टेंस जो है वो 0 है, जो L है, जो XL है बेसिकली वो 0 है। सो लाइक व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड, सो इंडक्टर तो यहाँ है ही नहीं बेसिकली, तो ओमेगा को अगर बढ़ाएंगे तो बल्ब के ब्राइटनेस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, सो जितना करंट रहेगा उतना ब्राइटनेस रहने वाला है। देखिए आप ओमेगा को जो है, देखिए रेजिस्टेंस तो उसका फिक्स है, आर उसका फिक्स है, रेजिस्टेंस को ओमेगा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क जो पड़ेगा वो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस यानी कि इम्पिडेंस पे फ़र्क पड़ेगा ओमेगा से। तो सर्किट में एक आर है और एक सर्किट में कैपेसिटर है। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, दैट इज एक्सी, और एक्सी का वैल्यू रहता है 1/ओमेगा सी। तो अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते हो, अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते हो तो जो एक्सी है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओमेगा इंक्रीज होगा, एक्सी जो है डिक्रीज कर जाएगा, मतलब जो ओवरऑल इम्पिडेंस है जेड है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर ओवरऑल इम्पिडेंस डिक्रीज कर जाएगा तो सर्किट में जो आई है वो करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। आप ओमेगा को बढ़ा करके एक्सी को कम करवा रहे हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल इम्पिडेंस घट रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली ब्राइटनेस जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें ब्राइटनेस जो है इंक्रीज करेगा बल्ब का। सो ऑप्शन बी, बल्ब ग्लोज ब्राइटर। सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सो EMF ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टेंस, द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड अक्रॉस इट हैज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर वहाँ डेवलप करेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए एवरेज पावर फॉर अ फुल साइकिल इज बेसिकली 0 इफ़ यू हैव अ सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हो, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर जो डेवलप करेगा उसका फ्रीक्वेंसी करेगा। तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, नॉट फॉर फुल साइकिल, ओके, इंस्टेंटेनियस निकालना है। सो वी नो दैट कि अगर इंडक्टर एलिमेंट है, लेट सपोज अवर वोल्टेज इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ऑब्वियसली करंट जो है वहाँ लैग करता है। सो आई विल राइट I इज इक्वल टू I नॉट साइन omega t minus pi by 2. That is the equation of current developed there because current lags, okay, voltage lead in case of inductor. So instantaneous power can be written as E multiplied by instantaneous voltage multiplied with instantaneous current there. So E का वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी और I का वैल्यू है I नॉट साइन
omega t minus pi by 2. We have to simplify this expression. So it is E naught sin omega t. देखिए यहाँ मैं आई नॉट को यहीं लिख लेता हूँ, यहाँ मैं आइडेंटिटी इस्तेमाल करूँगा साइन ए माइनस बी की. सो दैट इज साइन ए साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी दैट इज कॉस पाई बाय 2 माइनस cos A sin B. That is the identity used here. Okay, sin A cos B minus cos A sin. So इसे थोड़ा और लिख लेते हैं फर्दर. It is written as E naught sin omega t and that is I naught. I naught को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फर्स्ट टर्म तो खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है. तो एक्सप्रेशन अपने पास बचेगा I naught ये 0 माइनस cos ओमेगा टी. सिंपली ये एक्सप्रेशन बच रहा है. सो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ. इट इज सिंपली ई नॉट आई नॉट, और यहाँ पर ई नॉट आई नॉट लिख लिया, अपने पास बचा साइन ओमेगा टी एंड इट इज कॉस ओमेगा टी. इस तरह से लिख सकते हैं. सो देन आफ्टर दिस वी विल राइट दिस लाइक दैट माइनस ई नॉट आई नॉट. देखिए यह है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. sin theta cos theta that can be written as sin 2 theta, that is sin 2 omega t upon 2. Okay, we use the identity there like sin theta cos theta is sin 2 theta by 2. तो ये हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो बन रहा है माइनस 1/2 ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी. सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी जो है, इंस्टेंटेनियस पावर जो डेवलप किया है वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 ओमेगा. ओके, दैट इज 2 ओमेगा. सो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी देयर. 2 ओमेगा इज द इंस्टेंटेनियस पावर जो डेवलप हुआ है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 ओमेगा. इट इज साइन 2 ओमेगा टी, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा. सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड द वेरिएशन ऑफ instantaneous EMF in a circuit is shown. Which of the following statement is correct? देखिए ये जो सॉलिड वाला है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड वाला करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लाइक t0 पर अगर हम देखते हैं जो अपना वोल्टेज है उसका वैल्यू 0 है और t0 पे करंट का वैल्यू नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है. यहाँ पर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है. और अगर आप यहाँ भी देखते हैं सो ये जो लीड और लैग चला है, लाइक व्हेन करंट इज 0 वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो ये 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है. तो यहाँ वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को बाय एन फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2. सो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2. तो हमसे पूछा है आगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें लाइक हमारा जो आंसर होगा वो होगा वोल्टेज लीड द करंट बाय पाई बाय 2. सो वी कम टू द ऑप्शंस. इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में. तो वोल्टेज लैग्स नहीं, वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में नहीं है, वोल्टेज लीड्स बाय पाई. तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2. आप इस तरह से ही क्वेश्चन को, ग्राफ को, इसको देख के चेक कर सकते हैं सिंपली कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है. सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. तो यहाँ पर हमारे पास शोज वेरिएशन ऑफ आर एक्सएल और एक्ससी विद फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट. तो सर्किट है एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट है. देन फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉइंट द सर्किट इज इंडक्टिव. देखिए स्टूडेंट, इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है वो वाला सर्किट कि जहाँ पर आपका लाइक जो एक्सएल है जो वो सी से ज़्यादा हो जाए. ठीक है, सर्किट इज इंडक्टिव मीन्स व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी. ओके, और अगर एक्स सी बड़ा रहता है तो सर्किट में जो है कैपेसिटर डोमिनेट करता है, और अदरवाइज अपने पास अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा हो तो इंडक्टर सर्किट में डोमिनेट करता है. ग्राफ देखिए, दिस इज़ फॉर रेजिस्टेंस. ओके, एक एक्सएल की वेरिएशन है. एक्सएल का जो है फॉर्मूला रहता है ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला रहता है 1/ओमेगा सी, और आर का कोई डिपेंडेंस नहीं है, नो डिपेंडेंस ऑन द फ्रीक्वेंसी. तो आर तो जो है कांस्टेंट है. एक्सएल का डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सी का इन्वर्स रिलेशन है. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप वेरिएशन होती है. तो इस पूरे ग्राफ में जहाँ पर जिस पॉइंट पर एक्सएल जो है वो एक्सी से बड़ा है वहाँ पर सर्किट आपका इंडक्टिव हो जाएगा. देखिए अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ तो ए पॉइंट पर देखिए यहाँ आपको एक्स एल का वैल्यू मिलेगा, और ए पॉइंट पर अगर आपको एक्सी का वैल्यू चाहिए तो वो यहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है. दिस इज़
एक्स सी, ये एक्स सी की वैल्यू यहाँ मिल रही है। तो बी पे भी चले जाइए आप, बी पे देखेंगे आपको तो बी पॉइंट पर भी आपको एक्स एल थोड़ा नीचे मिलेगा, एक्स सी थोड़ा ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर आप जब यहाँ पहुँच जाते हैं सी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, देखिए दिस इज़ द सी पॉइंट, ओके, सी पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो सी पॉइंट पर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइक वैल्यू देखते हैं आप, देखिए इस तरह से सी पे एट पॉइंट सी पे जो एक्सएल की वैल्यू है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एक्सएल की वैल्यू ये है यहाँ पर और एक्ससी की वैल्यू ये है नीचे, ओके। चाहे मैं इसे फिर से मिटा के आपको दिखा देता हूँ। आई होप आप सिंपली अगर आपको देख पा रहे हैं, क्लियर कट देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो अगर मैं पॉइंट सी को देखता हूँ, पॉइंट सी पे जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है और एक्ससी की वैल्यू कम है। तो पॉइंट सी पर जो है सर्किट जो है वो इंडक्टिव है। ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी एंड ए एंड बी, तो ए एंड बी तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, ए भी नहीं है, ए एंड बी भी नहीं हो पाएगा। अगर आप बी पे देखते हो, देखो एट बी लाइक दिस इज द सर्किट, ओके। बी पर आपका ये दोनों का वैल्यूज़ यहाँ जैसे बन रहा है, ओके, यहाँ जैसे बन रहा है। और हमें क्या करना है, हमें वहाँ वो देखना है जब सर्किट इंडक्टिव हुआ है। तो अगर मैं सी पे देखता हूँ, सी पे मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एक्स सी की वैल्यू ये यहाँ जैसे मिलेगी, दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू एक्स सी। और सी पे ही अगर मैं सी फ्रिक्वेंसी में एक्सएल की वैल्यू देखता हूँ तो वो ये एक्सएल का वेरिएशन है, तो मुझे यहाँ मिलेगा, ये मुझे अभी एक्सएल देगा। तो ऑब्वियसली एक्सएल जो है एक्सी से बड़ा है। जब आप सी फ्रिक्वेंसी की बात करते हो तो सी इज़ द आंसर। सो बेसिकली व्हेन एक्सएल डोमिनेट्स एक्सी, सर्किट बिकम्स इंडक्टिव। तो सी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।